भारत की सेना ने 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर तिरंगा फहराया था। वह भी बैसाखी का दिन था तथा प्रत्येक बैसाखी पर सेना के इसी जज्बे एवं जोश को सलाम करने के उद्देश्य से सियाचिन दिवस मनाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, पॉइंट NJ 9842 के उत्तर पूर्व में, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन क्षेत्र पर कब्जा करने की पाकिस्तान की मंशा को विफल करने के लिए भारत ने ऑपरेशन मेघदूत की योजना बनाई थी। इसके सेनानायक लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ खून थे। ऑपरेशन का पहला चरण मार्च 1984 में ग्लेशियर के पूर्वी बेस के लिए पैदल मार्च के साथ शुरू होता है। पाकिस्तान ने साल 1984 में 33,000 वर्ग किलोमीटर तक फैले इस इलाके पर कब्जे की कोशिश की तथा अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। पाकिस्तान ने सियाचिन में लड़ाई के लिए सभी जरूरी सामान पहले ही यूरोप से मंगा लिए थे। कुमाऊं रेजिमेंट के 19 कुमाऊं बटालियन की सभी 6 कंपनियां और लद्दाख स्काउट्स की इकाइयां युद्ध सामग्री के साथ जोजिला दर्रे से होते हुए सियाचिन की ओर बढ़ती हैं। बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना की कमान के तहत इकाइयां पाकिस्तानी रडारों की पकड़ से बचने के लिए 4 दिन तक पैदल चले थे। सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। यहां भारत और पाकिस्तान 1984 से रुक रुक कर लड़ रहे थे। 1984 की ही बात करें तो उपकरणों की भी कमी भारत के पास थी। भारतीय वायुसेना के लिए भी यह टास्क पूरा करना आसान नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुसेना के पायलट को काफी समय तक बर्फ की सफेद चादर देखते रहने से स्पेशियल डिसोरिएंटेशन होने लगता है। ऐसे में यहां तैनात जवानों को हाई ब्लड प्रेशर के साथ मेमोरी लॉस होने तक की शिकायत होने लगती है। इस ऑपरेशन को उस वक्त प्लान किया गया था जब जवानों के पास वहां इस्तेमाल होने वाले पूरे उपकरण भी नहीं थे। ऐसे में उपकरणों को लेने के लिए तत्कालीन सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल को विदेश भेजा ताकि उपकरणों को मंगवाया जा सके। इसी दौरान भारत को हिला देने वाली खबर लगी। इसके मुताबिक जिस कंपनी से जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए बात की जा रही थी, उसने बताया कि उसके पास इन चीजों को लेकर पाकिस्तान की सेना ने पहले से ही ऑर्डर दे रखा है। 12 अप्रैल 1984 को आखिरकार जवानों के लिए जरूरी कपड़े और सामान MI-17 से पहुंच चुका था। तत्कालीन कैप्टन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी उस पहले दल में थे जिन्हें बिलाफोंड ला पर एयर ड्रॉप किया जाना था। यह दल करीब 40 जवानों का था। चीता हेलीकॉप्टर ने यहां पर जवानों को लाने के लिए 17 राउंड लगाए और जवानों को वहां पर उतारा। 13 अप्रैल को सुबह 7 बजे यहां पर तिरंगा लहरा दिया गया था। यहां पर 30 जवान आए थे, लेकिन इनमें से एक को खराब हालत के चलते वापस भेजना पड़ा और एक जवान की मौत हो गई थी। खराब मौसम के बावजूद जवानों ने यहां के रास्ते में 3 कैंप बना लिए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना के चीता और MI-8 हेलीकॉप्टर ने लद्दाख स्काउट के जवानों की एक यूनिट को सियाला से करीब 5 किलोमीटर दूर उतारा। 17 अप्रैल को मेजर AN बहुगुणा के नेतृत्व में जवानों ने 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल पार किया, सियाला पर तिरंगा लहराया। इस बीच लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना और उनके जवान गियांग ला की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर आसानी से दुश्मन की निगाह में आने का खतरा मंडरा रहा था। सेना ने यहां पर 23 अप्रैल तक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती कर दी थी। लोलोफांडला और सियाचिन ग्लेशियर पर भी हथियारों की आपूर्ति कर दी गई थी। इसके अलावा लेह एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए भी जरूरी मशीन गन और मिसाइलें तैनात कर दी गई थी। ऐसा ही थोए एयरफील्ड पर भी किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से पहला हमला 23 जून को सुबह लगभग 5 बजे किया जाता है। इसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 26 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। इसके बाद जून और फिर अगस्त में भी पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। इसमें पाकिस्तान को 30 जवानों को खोना पड़ा था। इस बीच गियांगला के सबसे ऊंचे पॉइंट पर भी भारतीय जवानों ने कब्जा जमा लिया था। इस तरह से पूरा सियाचिन भारत का हो चुका था। 1987 और 1989 में भी पाकिस्तान ने यहां पर हमला किया था। यहां पर स्थित
बाना पोस्ट दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र की सबसे ऊंची पोस्ट है, जो समुद्र स्तर से 22,000 फीट की ऊंचाई पर है। सियाचिन में भारत की निरंतर उपस्थिति को सबसे स्पष्ट कारण इसका सामरिक महत्व है। सैन्य विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन के बीच एक कील पैदा करता है और मध्य एशिया के साथ भारत एकमात्र कमजोर लिंक है। अन्य आशंकाओं में आसपास के क्षेत्र में चीनी उपस्थिति, एक पाकिस्तानी घुसपैठ के बारे में चिंता और एक बार ग्लेशियर को वापस लेने में कठिनाई शामिल है। भारत इस बात पर भी जोर देता है कि साल्टोरो रिज पर वर्तमान जमीनी स्थिति का सीमांकन किया जाना चाहिए और किसी भी विमुद्रीकरण से पहले एक मानचित्र पर प्रमाणित किया जाना चाहिए, इस डर से कि एक बार जब भारत इस क्षेत्र से हट जाता है तो पाकिस्तानी सेना उच्च भूमि पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा भारत नहीं चाहता कि भारतीय पक्ष द्वारा पदों और स्थानों को खाली करने पर कोई असहमति हो। पाकिस्तान द्वारा करगिल घुसपैठ के बाद यह भावना और मजबूत हुई है। एक दोनों देश शांति के हिम्मत पर सहमत हो सकते हैं जिसमें किसी भी पक्ष का कब्जा नहीं है। तब सैनिकों के लिए ऐसे दुर्गम इलाके में सेवा करने का कोई रणनीतिक कारण नहीं होगा। दूसरा विकल्प परिसीमन और प्रमाणीकरण के बिना बिलों की पारस्परिक आपसी है। यह अवांछनीय है और असंभाव्य दोनों है। नियंत्रण रेखा और एजीपीएल के अंतिम समाधान के लंबित होने तक एक दूसरे के बताए गए पदों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के वर्तमान सैन्य पदों को संयुक्त रूप से दर्ज करने और एक अनुबंध के हिस्से के रूप में उनका आदान प्रदान करने के बाद तीसरा विकल्प आपसी वापसी है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ इसलिए कि हमने वर्षों से सियाचिन क्षेत्र में सैन्य और भौतिक रूप से निवेश किया है या पाकिस्तान की तुलना में कम हताहत हुए हैं, यह हमें वहां सैनिकों को तैनात करने के लिए रणनीतिक रूप से ठोस तर्क प्रदान करता है, केवल उन्हें साल दर साल खोते रहने के लिए साल के बाद। सियाचिन ग्लेशियर पर 3 फरवरी का हिमस्खलन, जिसमें 10 भारतीय सेना के जवान दफन हो गए थे, भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए इस तरह के दुर्गम क्षेत्र में सैन्य तैनाती की लागत के बारे में एक चेतावनी है। जबकि हम एक राष्ट्र के रूप में अपने बहादुर सैनिकों के लिए ऋणी हैं, जिन्होंने ग्लेशियर पर अपना कीमती जीवन न्यौछावर कर दिया। सेरेब्रल एडिमा या हाइपोथर्मिया के कारण मृत्यु में ना तो वीरता है और ना ही महिमा। कुछ किलोमीटर बर्फ की रखवाली करना, जिसका रणनीतिक मूल्य सर्वोत्तम रूप से अस्पष्ट है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इसको कैसे निष्पादित किया जाए। तो अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ और हमारे कोर्सेस के लिए, आपको अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बहुत बढ़िया अभी ऑफर चल रहा है। इट इज 20% ऑफ दैट वी आर गिविंग राइट नाउ और ये मिलेगा आपको CMC कोड पर। तो आपको बता दें कि एक रूटीन मैनर में यहाँ क्लासेस चलती हैं, बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट दिया जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जैसे कि एक सिमुलेशन हम आपको दिखाएं, अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस GS का, तो आपको मात्र पड़ता है 54,240 में, और अगर आप प्लस कॉम्बो लेते हैं जिसमें कि ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है, वो आपको पड़ता है 64,800 पे। याद रखिएगा CMC कोड पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13th of April। ये हमारा आरंभ बैच है जो बाइलिंगुअल में होने वाला है और हिंदी में होने वाला है हमारा लक्ष्य बैच। आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ऑप्शनल्स आर ऑलरेडी लॉन्च्ड, यू कैन गो अहेड विद दिस आल्सो। प्लस एक बेहतरीन खबर, जो ऑफलाइन में जुड़ना चाहते थे, आपके लिए फाउंडेशन प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, 9 अप्रैल से हो चुका है, एंड दिस इज 5 PM to 7:30 PM द बैच ऑफ इवनिंग। और इसमें सारी चीजें आपको वैसे ही ऑफलाइन में मिलेंगी और काफी सारे फायदे भी। CMC कोड याद रखिएगा और आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।